गुड आफ्टरनून। मैग्नेटिज्म रिवीजन करते हैं। अभी पहले करंट एंड मैग्नेटिज्म करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर करने वाले हैं, ठीक है। तो अगेन बहुत क्विक जाने वाला हूँ। देखो किसी को भी अगर कोई चाहिए डेरिवेशन वगैरह समझना है तो फिर मुझे बोलना होगा, कर दूंगा, नहीं तो अदरवाइज मैं डेरिवेशन मोस्टली स्किप ही करने वाला हूँ, ठीक है। सारे कंसेप्चुअली बता दूंगा कि ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, एक एक स्टेप डेरिवेट नहीं करने वाले, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म करंट का रिलेशन, तो ये ऑयस्टर्ड भाई साहब, हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टर्ड, इन्होंने सबसे पहले अपने क्लासरूम में ऑब्जर्व किया था कि जब भी वो अपने क्लास को एक इलेक्ट्रिसिटी वाला एक एक्सपेरिमेंट करवा रहे थे तो उन्होंने देखा कि बाजू में पड़ा हुआ नीडल मैग्नेट जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहा था जितनी बार भी इसमें करंट पास करवा देते थे, और करंट का डायरेक्शन चेंज करवाने से इसका डिफ्लेक्शन चेंज होता था। तो तभी इनको सबसे पहली बार लगा कि करंट की वजह से मैग्नेटिक कुछ तो रिलेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टर्ड ने फिर ये एक्सपेरिमेंट और आगे बढ़ाया, डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ करंट, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट, डिफरेंट लेंथ ऑफ वायर से क्या क्या फर्क पड़ता है, इसका डिस्टेंस चेंज करके। ऑब्वियसली एज एक्सपेक्टेड कि अगर ये नीडल मैग्नेट को ज्यादा दूर रखोगे इससे तो डिफ्लेक्शन कम होगा, तो डिस्टेंस से मैग्नेटिक फील्ड वीकर है, ये तो थोड़ा एक्सपेक्टेड था। बट द लेंथ ऑफ द वायर ऑल्सो अफेक्ट्स द मैग्नेटिक फिनोमिना, ठीक है। तो फिर उन्होंने ये सब चीजें ऑब्जर्व करके अपने नोट्स बनाए, अपने ऑब्जर्वेशंस लिखे, और फिर बायो और सवार, जो बायोट और सवाट बोलते हैं, तो टी दोनों में साइलेंट है, तो उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड का लॉ दिया कि मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर, ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर, यहाँ पे पॉइंट बी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इट डिपेंड्स ऑन द करंट एंड द लेंथ ऑफ द कंपोनेंट। ये छोटा सा लेंथ dl, तो इसको करंट एलिमेंट बोलते हैं, करंट एलिमेंट। सो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द करंट एलिमेंट एंड इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ओके। इसका डायरेक्शन जो था यहाँ पे मैं फिलहाल n लिख देता हूं, तो इसका डायरेक्शन I और R दोनों के नॉर्मल, दोनों के परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड का। इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है म्यू नॉट बाय 4 पाई, इसको भी शुरू में k ही बोलते थे, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में k था, k(q1 q2 by r², इलेक्ट्रिक फील्ड का k(q by r²), मैग्नेटिक फील्ड का है k ideal by r²। सो आइडियल इज मैग्नेटिक चार्ज, जो करंट एलिमेंट है ये चार्ज की तरह बिहेव करता है, सिर्फ करंट में, करंट एलिमेंट I इंटू लेंथ, करंट और लेंथ ये चार्ज के जैसा है, ओके। तो अगर अपन को जैसे F इक्वल्स टू k(q1 q2 by r²) फॉर्मूला है, ऐसा ही मैग्नेटिज्म के लिए बनाना है, तुम लोगों के टेक्स्ट बुक में नहीं है फॉर्मूला, बट बनाना है। तो F इक्वल्स टू दो वायर्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अपन बना सकते हैं कंपेयर करके। F इक्वल्स टू k q1 के बदले IDL1 IDL2 by r², और ये k जो है ये है म्यू नॉट बाय 4 पाई, 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला, मैग्नेटिज्म के लिए म्यू नॉट, ओके। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई, तो दिस इज अ वैलिड इक्वेशन। तुम कोई भी इक्वेशन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है उसको मैग्नेटिक में ये कंपैरिजन करके कर सकते हो, जहां पे चार्ज आता है वहां पे आइडियल लगा सकते हो, और 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब एप्सिलॉन नॉट के बदले 1 by म्यू नॉट लगाओ, जहां एप्सिलॉन नॉट नीचे है वहां म्यू नॉट ऊपर रहेगा, बाकी 4 पाई तो वहीं पे है, ठीक है। तो बायो सवार ने बोला कि इसका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है म्यू नॉट बाय 4 पाई होगा, तो होगा I dl, एक्चुअली dl के ऊपर वेक्टर लगाना चाहिए, क्रॉस यूनिट वेक्टर r by r²। अभी दिस यूनिट वेक्टर मींस द वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, सो दिस इज म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL क्रॉस r by r³, ये dB है, और अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो इसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो जैसे कि टेढ़ी मेढ़ी वायर्स हो, तो टेढ़ी मेढ़ी वायर्स में हर जगह पे ये P के साथ एंगल अलग बनेगा, तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है मतलब sin थीटा आएगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी रिजल्टेंट, वो परपेंडिकुलर होगी, किसके परपेंडिकुलर होगी, दो चीजों के परपेंडिकुलर होगी,
कौन सी दो चीजें जिनका क्रॉस प्रोडक्ट हुआ है? यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट हुआ है आइडियल और आर का। तो जैसे इस एलिमेंट की अगर बात करें तो इसमें करंट जा रहा है ऐसे, सो आइडियल इज डाउनवर्ड्स, सो तुम्हारा थंब इज दिस आइडियल एंड आर मतलब पोजीशन वेक्टर, सो आइडियल क्रॉस आर, सो मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड्स। सो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स दिखाने के लिए डॉट। तो इस वाले के लिए यहां पॉइंट बी पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है। ओके, ये बायो-सावर्ट लॉ है। अभी बायो-सावर्ट लॉ इज सिमिलर टू कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, इन फैक्ट मैग्नेटिक फील्ड इटसेल्फ इज नथिंग बट अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग से देखने का नजरिया है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, जैसे कि what I'm saying is कि magnetic field is not an absolute phenomenon. Magnetic field is a relative phenomenon. हमेशा magnetic field होती है ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है कि हम कैसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये सुना है रिलेटिव नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो, मान लो कि यहां पे क्लास में तुम सब लोग चार्ज ऑब्जेक्ट्स हो, सो मैं चार्जेस असाइन कर देता हूं। मैं सपोज ईशा पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, और सपोज हिमांशु एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, आशीष एक नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, तुम एक नॉर्थ पोल हो या तुम एक मैग्नेट हो, तुम फिलहाल नॉर्थ पोल फेस करके मेरे को देख रही हो, कृष्णा मेरे को नॉर्थ पोल देख रही है, ठीक है, और तुम एक मैग्नेट हो, तुम साउथ पोल फेस करके मेरे को देख रही हो, ठीक है, और तुम एक पॉजिटिव चार्ज हो और कृष एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ऐसे सबके हिसाब से मेरे को भी चार्ज याद नहीं, मैंने किस किसको क्या साइन किया है, ठीक है। तो मैं जब भी बोलते जाऊंगा तो फिर बताना क्या चार्ज है, तो मैं उस हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी मैं एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट हूं, अभी मैं खड़ा हूं और तुम लोग भी खड़े हो, तो आई एम स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू। सो व्हाट यू सी इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट यू एक्सपीरियंस इज इलेक्ट्रिक फील्ड कमिंग आउट ऑफ मी। सो सिंस पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है ईशा, तो ये मेरे से रिपेल होने वाली है, नेगेटिव तो अट्रैक्ट होने वाले। इन दोनों को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये चार्ज तो नहीं है, ये मैग्नेट्स है, तो इनको कोई फर्क पड़ेगा। तुम दोनों को, तुम पॉजिटिव, तुम रिपेल होगी और वो अट्रैक्ट होने वाला है, ठीक है। अभी मैं मूव करना स्टार्ट करता हूँ, सो मैं पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को और मैं इधर मूव कर रहा हूँ। सो व्हेन आई एम मूविंग आई एम कंस्टिट्यूटिंग करंट आई, है ना। व्हाट इज करंट? मूविंग चार्ज, फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है ना। तो जब भी मैं मूव कर रहा हूं तो मैं करंट कंस्टिट्यूट कर रहा हूं, तो अभी तुम सब लोग को मैग्नेटिक फील्ड दिखने वाली है कि नहीं? इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नाउ शी विल स्टॉप रिपेलिंग मी। तुम जो भी चार्ज ऑब्जेक्ट्स हो, तुम लोग मेरे को अट्रैक्ट या रिपेल करना स्टॉप हो जाओगे। मैं, अच्छा, फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैं कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हूं, मैं एक्सेलरेट नहीं कर रहा हूं, मैं कांस्टेंट स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड बहुत फास्ट होता है, 10 मीटर पर सेकंड से मैं चले जा रहा हूं। तो जो भी यहाँ पे चार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सब लोग को इफेक्ट पड़ना बंद हो जाएगा एक पॉइंट के लिए, ठीक है। अभी मैं ऐसे चल रहा हूं, तो नॉर्थ पोल मेरे को अट्रैक्ट होएगा, साउथ पोल मेरे को रिपेल होएगा। अभी मैं क्या करता हूं, मैं ईशा को और वृक्षांका को, मैं कोई कार में जा रहा हूं, मैं ईशा और वृक्षांका को वो कार में बिठा देता हूं और वो मेरे साथ चल रहे हैं, ठीक है। और तुम लोग सब लोग इधर ही। सो मैं सेम 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कार चलाते हुए जा रहा हूं और मैं पॉजिटिवली जा रहा हूं। ईशा को क्या दिखेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ईशा में कार में बैठे बैठे ऐसा रिपेल हो रही होगी, वृक्षांका कुछ नहीं होता। अच्छा, तुम लोग को क्या दिखेगा? मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा। तो कौन से? दोनों से, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के मैग्नेटिक फील्ड इज जस्ट अनदर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज चार्जेस। सो चार्जेस को जब मूव करते हुए देखते हैं, तो उसके साथ मूव करती हुई मैग्नेटिक, उसके साथ मूव करती हुई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमको मैग्नेटिक फील्ड की तरह परसीव होती है। सो मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट एन एब्सोल्यूट फिनोमेनन, मैग्नेटिक फील्ड इज अ रिलेटिव फिनोमेनन। ओके, सो यहाँ पे इक्वेशंस में कन्वर्जेंस उसी तरह से करेंगे हम लोग, सब सेट हो जाता है। ओके, अभी ये देखो, जब भी कार में मैं जा रहा हूं तो ईशा अभी भी मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड रिपेल हो रही है, वृक्षांका को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये मैग्नेट है, ये अभी भी अट्रैक्ट हो रही है मेरे को।
अभी जब मैं कार रोक देता हूं तो इसको असर पड़ना बंद हो जाता है। ठीक है, सो ये शुरू में ऐसे ही पढ़ा गया था। शुरू में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म का जो डेवलपमेंट हुआ, जो फार्मूला वगैरह बने, जो इनके एक्सपेरिमेंट्स हुए, वो बहुत सेपरेट थे। ऑयस्टर वगैरह, फैराडे वगैरह, इनफैक्ट ये लोग मैग्नेटिक फील्ड को सेपरेटली अलग से डेवलप किए थे। फिर आया मैक्सवेल ने ये जो मैं तुमको साइकिल बता रहा हूं, मैक्सवेल ने ये सोचा डिटेल में। मैक्सवेल ने बोला क्या है, ये तो एक ही चीज है, पर अलग पूरा ब्रांचेस अलग अलग बन गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटिज्म अलग अलग ब्रांचेस बन गए, बट है तो एक ही चीज। और इन दोनों को हम लोग एक ही सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को भी सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, सो देन ही कंबाइंड ऑल ऑफ दीज इक्वेशंस। सो मैक्सवेल ने इसकी इक्वेशंस उठाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की उठाई और मैग्नेटिक्स की उठाई, और उसको कंबाइन करके 4 पिलर्स दिए मैक्सवेल के, 4 पिलर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। वो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिलहाल वो 4 पिलर्स ने लाइट को एक्सप्लेन किया। तुम लोगों ने कितने से बाइबल पढ़ी है? सुना है 7 days ऑफ क्रिएशन, rather 6 days ऑफ क्रिएशन। बायो में बाइबल का क्रिएशन थियरी था, गॉड ने दुनिया को बनाई, ऐसा मोस्ट ऑफ बुक्स में वही सब है। अभी पहले दिन कुछ तो था, पहले दिन अर्थ बनाया, फिर पानी बनाया, फिर स्काइज बनाया, ऐसे समथिंग। सो एक स्पेसिफिक डे था जब गॉड ने लाइट बनाई। तो अभी वो जो डे है वो मैक्सवेल को एट्रीब्यूट किया जाता है कि मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस दी और उस इक्वेशन में से लाइट निकली है, ऐसे करके। सो मैक्सवेल रियली एक्सप्लेन कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के इंटरैक्टिंग फिनोमेनन है। ठीक है, सो पॉइंट बीइंग कि यहाँ पे हम लोग इक्वेशंस में प्रॉपर सब्स्टिट्यूशंस करके, भले तुम लोग मैग्नेटिज्म नहीं पढ़े हुए हो अगर, या भूल चुके हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले याद करके उसमें सब्स्टिट्यूट करके सेम फॉर्मूलाज बना सकते हो उससे। ठीक है, अब द थिंग इज के इट डज नॉट स्टार्ट विथ दिस फॉर्मूला। तुम्हारा कूलम्ब्स फोर्स में ऐसा फॉर्मूला था कि Q1 Q2 आया उसमें, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आया। यहाँ पे शुरू से ही मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि देखो ये के Q1 Q2 क्या था, चार्जेस। और यहाँ पे जब मैं आइडियल लिख रहा हूं तो आई एम सेइंग कि दीज आर मैग्नेटिक करंट एलिमेंट्स। आई एम सेइंग करंट एलिमेंट इज सिमिलर टू चार्ज। चार्जेस तो पॉजिटिव नेगेटिव, मैग्नेट भी नॉर्थ साउथ होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, बट नॉर्थ और साउथ को कभी अलग नहीं किया जा सकता। सो देयर इज नो मैग्नेटिक मोनोपोल। मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ नॉर्थ पोल नहीं होता है, सिर्फ साउथ पोल नहीं होता है। इनफैक्ट नॉर्थ पोल और साउथ पोल ही नहीं होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी हमारा देखने का नजरिया है। अगर तुम करंट को कोई एक डायरेक्शन से देख रहे हो तो तुम बोलेंगे नॉर्थ पोल है, और इधर से देख रहे हो ये तो साउथ पोल है। चार्जेस के साथ थोड़ी चलता है, तुम चार्ज को इधर से और इधर से देखोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव दिखेगा। चार्ज तो जो है एब्सोल्यूट है। सो मैग्नेटिक फिनोमेनन इज नॉट एब्सोल्यूट। मैग्नेटिक फिनोमेनन डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फिनोमेनन एंड हाउ यू आर व्यूइंग इट, किधर से देख रहे हो। देयर इज नो एब्सोल्यूट नॉर्थ पोल, देयर इज नो एब्सोल्यूट साउथ पोल, बट ऐसा लिखने का नहीं एग्जाम्स में। ठीक है, सो एग्जाम्स लिखने का हाँ नॉर्थ पोल है, हाँ ये रहा नॉर्थ पोल। तो वहां पे जाकर देख रहे हो, वहां पे अपने को फाइंड आउट करना होता है कि हम कहां से देख रहे हैं। जैसे अपन लोग ने भी पहले प्रॉब्लम्स वगैरह किए हैं, तो हमेशा मैं प्रॉब्लम्स को तुम लोगों को बताने के लिए मैं ऐसा पर्सपेक्टिव डायग्राम्स बनाता हूं। अभी ये ए और ये बी साइड है, ए वाला साइड बाहर है या बी वाला साइड बाहर है? बी वाला बाहर है, इसलिए आपको ये लाइन दिख रही है। ए वाला साइड बाहर है। सो मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन नॉर्थ साउथ समझने के लिए पर्सपेक्टिव समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम्स में इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा, यहाँ पे डॉटेड लाइंस होने वाली है। सो जहां पे भी डॉटेड लाइन है या एब्सेंट लाइन है, मतलब वो मिसिंग थिंग पीछे है उसके। सो यहाँ पे ए इज टूवर्ड्स अस, बी इज अवे फ्रॉम अस, सो बी इज इनटू द पेपर। तो इसका राइट हैंड फिंगर्स ऐसे घुमानी है, इस तरीके से घुमानी है। सो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। सो रियली नॉर्थ पोल साउथ पोल डिपेंड करता है मैं कहां खड़ा हूं। मैं यहां खड़ा हूं इसलिए मेरे को ये दिख रहा है, अगर मैं बोर्ड के पीछे खड़ा होता तो अलग से दिख रहा, तो उल्टा हो जाता है। ठीक है, सो नॉर्थ साउथ पोल बताने के लिए हमको पर्सपेक्टिव समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां से दिख रहे हो वो समझ में आना चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
और सेइंग मैग्नेटिज्म में एब्सोल्यूट Q1 Q2 लिखते नहीं है, क्योंकि Q1 Q2 होते नहीं है। हाँ, तुम दो, एक नॉर्थ पोल है, एक मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल है, दूसरा एक मैग्नेट का साउथ पोल है, उस दोनों के बीच में अट्रैक्शन कितना है या रिपल्शन कितना है, दो नॉर्थ पोल्स के बीच में या दो साउथ पोल्स के बीच में, वो हम ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, बड़ी एब्सोल्यूट होता नहीं। तो रियल में जहाँ पे नॉर्थ पोल है उसके पीछे साउथ पोल भी है, जहाँ पे साउथ पोल है उसके पीछे एक नॉर्थ पोल भी है, तो उनमें भी तो अट्रैक्शन रिपल्शन होता रहेगा ना, ठीक है। सो वी डोंट स्पीक अबाउट, रादर तुम लोग को उतना डिटेल में दो मैग्नेट्स के बीच के अट्रैक्शन के फॉर्मूला नहीं है अंदर, डिटेल में बन सकते हैं पर उसमें अप्रॉक्सीमेशंस करने पड़ते हैं। तुम लोग को सीधा ही मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूला है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, उधर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होने वाली है। ओके, सो ये पायर-सवार लॉ, ये बेसिक लॉ है। दिस इज दैट इज व्हाई दिस इज सिमिलर टू कूलम्स लॉ, जबकि कूलम्स लॉ को Q1 Q2 बाय r² था, यहाँ पे सिर्फ एक ही है। सो इसकी सिमिलरिटी कूलम में कौन से लॉ है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले लॉ से। E equals to KQ by r², E equals to KQ by r², उसमें भी नीचे r क्यूब लगा है अगर इधर वेक्टर लगा दे। ओके, अभी डायरेक्शंस की बात कर ले, डायरेक्शन कैसे डिसाइड की जाएगी। सो डायरेक्शन के लिए काफी सारे रूल्स हैं, डिफरेंट वैरायटी के रूल्स हैं। नहीं, लेंस लॉ तो आता है करंट की डायरेक्शन फिक्स करने के लिए। हम लोग बात कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जैसे यहाँ पे नॉर्थ था साउथ एक एग्जांपल डिस्कस किया, तो उसके लिए हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा। तो बहुत सारे रूल्स हैं, स्क्रू रूल है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल्स भी हैं, हम लोग एक फिक्स रखना है। सो हम लोग राइट हैंड रूल फिक्स रखते हैं, ठीक है। राइट हैंड रूल्स में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगर वायर सीधी है, जो सीधा है उसकी डायरेक्शन में थंब रखेंगे, जो चीज सीधी है। अगर वायर सीधी है तो वायर की डायरेक्शन में थंब रखेंगे, और जो चीज कर्ल्ड है वो फिंगर्स राइट हैंड की। तो अगर वायर सीधी है, राइट हैंड का थंब वायर की डायरेक्शन में, तो ये जो फिंगर्स की डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। सो द राइट साइड हैज मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनटू द बोर्ड, द लेफ्ट साइड हैज मैग्नेटिक फील्ड कमिंग आउट। सो ये क्रॉस और डॉट एरो नोटेशन, याद है एरो नोटेशन। यहां पे ये पॉइंट पे द मैग्नेटिक फील्ड इज टू द राइट, और इसके पीछे वायर के मैग्नेटिक फील्ड इज टू द लेफ्ट राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है लूप बना रही है, मैग्नेटिक फील्ड की लूप बना रही है, ठीक है। वायर स्ट्रेट थी, हमने थंब को वायर रखा। अगर वायर कर्ल्ड हो तो तुम फिंगर्स को वायर रखो। सपोज तुमको एक ऐसा बैटरी दिया हुआ है और हमारी वायर ही घूमी हुई है, तो तुम राइट हैंड के फिंगर्स को वायर की डायरेक्शन में रखो। तो थंब की डायरेक्शन होगी नॉर्थ पोल, तो यहां पे नॉर्थ पोल पीछे है, सो हम क्या देख रहे हैं, साउथ पोल। सो ये एस है। सो अगर वायर ऐसी है तो हम लोग साउथ पोल देख रहे हैं, अगर ऐसा होगा तो हम लोग नॉर्थ पोल देख रहे हैं। ऐसा ठीक है। तो अभी इसमें कौन सा नॉर्थ और कौन सा साउथ, इसमें साउथ और नॉर्थ क्या स्ट्रेट वायर है, कोई सेंस ही नहीं है, कोई सेंस नहीं है साउथ और नॉर्थ का। मैं यहां पे अगर खड़ा हूं, मैं इधर खड़ा हूं, तो मेरे को यहां से नॉर्थ पोल एक्सपीरियंस हो रहा है। अगर मैं इधर खड़ा हूं तो मेरे को साउथ पोल एक्सपीरियंस हो रहा है। अगर पीछे बोर्ड के कोई इधर खड़ा है तो उसको यही साउथ पोल एक्सपीरियंस हो रहा होगा, और ये पीछे में तो नॉर्थ पोल एक्सपीरियंस हो रहा होगा, ठीक है। सो यू कैन नॉट स्पीक अबाउट मैग्नेटिक चार्जेस ऑल द टाइम, क्योंकि दे डोंट एग्जिस्ट ओनली। नॉर्थ पोल साउथ पोल खुद एग्जिस्ट ही नहीं करते भाई। तो मैग्नेटिज्म जब देख रहे हो तो सिर्फ क्लोज लूप्स बन रही है, ठीक है। पर कभी कभी हम लोग उसको क्या सिमिलर करने के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ सिमिलर करने के लिए हम लोग इनको साउथ नॉर्थ नाम दे दिए हैं, ऐसे करके। ओके, सो अगर वायर सीधी हो, जो भी चीज सीधा है उसको थंब रखो राइट हैंड, और जो भी चीज कर्ल्ड है उसको फिंगर रखो, तो दूसरा चीज मिल जाएगा। वायर दी हुई है स्ट्रेट, ये रखो। अगर इसके बदले बोला होता कि मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग अपवर्ड्स, तो भी थंब ही रखो,
तो वायर कैसी है या करंट कैसे जा रहा है? करंट कैसे जा रहा है? हाँ, करंट यहाँ से इनवर्ट जा रहा है ऐसा होगा। ठीक है, ऐसे बोला है, मैं तुमको एक ऐसा पहले नॉर्मली बोलता हूँ कि देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स ऑल ऑफ यू। एक मैग्नेटिक फील्ड है तुम लोग की तरफ आ रही है, सब तुम्हारी तरफ आ रही है, और वो निकल रही है एक वायर में से। तो वो लूप वायर ही होने वाली है। वो स्क्वायर भी हो सकता है लूप, या रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। पर मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ आ रही है। इसमें करंट कैसा है, क्लॉक या एंटी क्लॉक? ऐसे करे बिना हवा में करो, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ आ रही है, हमको तुम्हारी तरफ रखना है। तो करंट कैसे जा रहा है, क्लॉक एंटी क्लॉक? एंटी क्लॉक। करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जाएगा तो ही मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ आएगी। इफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग अवे फ्रॉम यू तो इसमें क्लॉकवाइज आएगी, वैसे करके करंट का। ठीक है, तो जो भी चीज स्ट्रेट हो उसको थंब रखो। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट है तो फिंगर्स में करंट की डायरेक्शन मिलेगी, अगर करंट स्ट्रेट है तो फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनाएंगे। ओके, सो अभी बायोसावर्ट लॉ यूज करके एक रिंग की मैग्नेटिक फील्ड मिलती है अपने को। ये रिंग है जिसका रेडियस हो मान लो r, इससे रिंग के एक्सिस से x डिस्टेंस दूर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने की है। ठीक है, तो ये हम अगेन यहाँ पे करंट एलिमेंट लिया जाएगा, आइडियल डायरेक्शन होगी इसकी, और ये डिस्टेंस हो जाएगा रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। देखो ये आइडियल ऐसा नहीं है, ये आइडियल या तो अंदर जा रहा है या तो बाहर जा रहा है। ठीक है, सो मैं फिलहाल अज्यूम कर लेता हूँ बाहर आ रहा है। तो आइडियल क्रॉस r, मैग्नेटिक फील्ड ये इधर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, ऐसी होने वाली है, इसके परपेंडिकुलर होने वाली है, इसके इन दोनों के परपेंडिकुलर होने वाली है। ये जो रिंग मैंने ड्रॉ की है ये रिंग रियल में ऐसी है, ये रिंग ऐसी है और पोजीशन वेक्टर ऐसा है। तो मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के परपेंडिकुलर रहेगी, इसके भी परपेंडिकुलर होने वाली है और इसके भी परपेंडिकुलर होने वाली है। तो क्रॉस करेंगे तो ऐसा करके दिया मैं ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी ये ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल थीटा लेते हैं। सो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा। तो ये ट्रायंगल में लाना जरूरी था क्योंकि ट्रिगो अपन को ट्रायंगल में से मिलने वाला है। ये मैग्नेटिक फील्ड है अगर, तो ये होगा dB, ये होगा dB sin थीटा। अभी ये ऊपर एलिमेंट है, एक ऐसा नीचे भी एलिमेंट होगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी, उसका साइन कैंसिल कर देगा और सिर्फ कॉस ऐड होने वाला है। तो अपन को इन सब के कॉस का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ। रिंग की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन 2 रूट ऑफ डिस्टेंस का रखिएगा x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर 3/2। ये सिंगल टर्न के लिए, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो इधर एक n मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी इसके हिसाब से सेंटर पे देखो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, सेंटर पे x 0 हो गया, x 0 करो तो बचेगा सिर्फ नीचे r क्यूब एक है, तो म्यू नॉट I बाय 2r। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर विल बी म्यू नॉट L I बाय 2r। और बहुत फार अवे डिस्टेंस पे व्हेन x इज मच ग्रेटर देन r, तो क्या चेंज करें, इधर r को इग्नोर कर दो, तो म्यू नॉट L I r स्क्वायर बाय x क्यूब बाय 2x क्यूब। ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो तुमको क्वेश्चन में रियली फाइंड आउट करने का। क्वेश्चन में देखो रेडियस कितना दिया हुआ है, सपोज रेडियस दिया हुआ 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर, तो तुम इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, ये ज्यादा बड़ा डिस्टेंस हो गया, 5 to 10 टाइम्स बड़ा हो गया, तो तुम इग्नोर कर सकते हो। अगर तुम देखो ये 4 सेंटीमीटर है और ये बोला 6 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, तो फुल फार्मूला लगाना है। ओके, ये रिंग के लिए है। अभी ये रिंग का सपोज एक कुछ पोर्शन ही दिया हुआ है, पूरी रिंग नहीं है, इतनी सी रिंग है, ऐसा कुछ है, मे बी कुछ तो थीटा एंगल मिसिंग है, ये बचा 2 पाई माइनस थीटा। ओके,
इतना रिंग दिया हुआ है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितनी होगी, या इसका जनरल फार्मूला क्या होगा? इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ये मैं फुल लिखता हूं, फुल रिंग का मैग्नेटिक फील्ड, और फुल नहीं है ये कितना पोर्शन है, ये सिर्फ 2 पाई माइनस थीटा पोर्शन है। ये 2 पाई पोर्शन फुल रिंग होती तो 2 पाई होता, तो फुल का फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई माइनस थीटा बाय 2 पाई, सो दिस इज वन फ्रैक्शन ओनली, 2 पाई माइनस थीटा बाय 2 पाई। अभी अगर ये फुल होता तो थीटा 0 मतलब, तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता, तो वो फुल का फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, यार अगर ज्यादातर क्या हो सकता है कि ये एंगल भी दिया हो तुमको, सपोज ऐसा दिया हुआ है, इतना पोर्शन है, सो जो पोर्शन है न्यूमरेटर में वो आएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाली है, किधर भी निकालनी होगा, तुमको सेंटर पे निकालनी हो तो μ/2r लग जाएगा, अगर तुमको दूर लगानी हो तो ये, तो इन जनरल ये फुल फार्मूला या सेंटर वाला या फार अवे वाला फार्मूला मल्टीप्लाइड बाय जो आर्क का पोर्शन एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे थीटा है, अपॉन फुल, यहाँ पे थीटा मिसिंग है तो 2 पाई माइनस थीटा बाय फुल, ये रिंग के लिए या आर्क्स के लिए जनरल। क्लियर? इसका डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए अपन को थंब लगाना पड़ेगा। सो सपोज ऐसे बोला है कि करंट जो है वो इधर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी, अवे और टुवर्ड्स यू, अवे, ये कर्ल है ना फिंगर से, मैग्नेटिक फील्ड इज अवे, सो क्रॉस आ जाएगा। ओके, क्लियर रिंग का? रिंग का थोड़ा एक और बताने का मेरे को, ये रिंग है और ये रिंग के सेंटर से पास होती हुई एक लाइन है, यहां से लेट्स से इसका रेडियस आ रहा है रिंग का। अभी इस रिंग के राइट साइड r/2 डिस्टेंस तक एंड लेफ्ट साइड -r/2 हो गया, इसको अगर 0 पे रखते हैं तो ये दोनों डिस्टेंस तक मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। मैग्नेटिक फील्ड का अगर स्ट्रेंथ का ग्राफ बना है तो कुछ ऐसा है, फिर इसके बाद सडनली कम हो जाता है काफी, फिर इसके बाद सडनली काफी कम हो जाता है। तो ये जो -r/2 और जो r/2 वाले जो पॉइंट्स हैं, यहां पे ये कर्व जो है चेंज होता है। ये मैं ये फॉर्मूला में से बता रहा हूं, ये फॉर्मूला में अगर x की वैल्यू 0 रखो तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर मिलेगा, वो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगी। फिर x की वैल्यू बढ़ाते जाओ धीरे 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 करके, तो r/2 और -r/2 पॉइंट्स के आजू बाजू फ्लैट लाइन हो जाती है। उसके पहले तक कर्व सडनली डिक्रीजिंग था और उसके बाद फिर स्लोली डिक्रीजिंग हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और बी बोल दो, इनको बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एक पर्टिकुलर टाइप की मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन करने के लिए। तो ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, इन्फ्लेक्शन पॉइंट कौन से हुए, एक रिंग के लेफ्ट और राइट में हाफ ऑफ डिस्टेंस पे r/2 डिस्टेंस पे, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हुआ r, r/2 प्लस r/2 r, तो दोनों इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रहते हैं। इन्फ्लेक्शन पॉइंट समझ गए? इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स एक कॉइल के दोनों साइड r/2 डिस्टेंस पे ऐसे रीजन्स हैं जहां पे मैग्नेटिक फील्ड्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, या फिर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ना मैग्नेटिक फील्ड काफी स्ट्रॉन्ग एंड नॉन वेरिएबल है, हो रही है। बट इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स यूज करके दो कॉइल्स के हम लोग एक कांस्टेंट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का रीजन बना सकते हैं। सो ये एक कॉइल और ये दूसरी कॉइल, दोनों के डायमेंशंस वगैरह सेम, दोनों के सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस रेडियस जितना, मतलब दोनों के इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स कोइंसाइड करेंगे। ये इसके लिए r/2 है और ये इसके लिए -r/2 है। इन दोनों के बीच में एक कांस्टेंट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। हाँ कृष्ण सर, जैसे जब कॉइल ए में मान लेफ्ट साइड वाली हो, हाँ, और वो दूसरी को बी, तो सर जब ए है उसकी मैग्नेटिक फील्ड A to B जाएगी,
डिपेंड करता है हम करंट कैसे करवा रहे हैं, हाँ है ना। सो सपोज ए टू बी अगर जाना है तो इसमें करंट ऐसे फ्लो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये करंट ऐसे फ्लो करेगा, हाँ। तो यहाँ पे भी ऐसे फ्लो होगा, हाँ तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड ऐड होके एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। अगर दोनों अपोजिट हो तो कैंसिल हो जाएगी ना ऑब्वियसली, ठीक है। पर वो हमको चाहिए नहीं, हमको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का रीजन चाहिए, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट को हेल्महोल्ट्ज कॉइल या हेल्महोल्ट्ज पेयर बोलते हैं। तो इनका पर्पस है एक स्ट्रॉन्ग कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन करना, ठीक है। बट सोलेनॉइड भी है एक तरीका, सोलेनॉइड में भी बहुत स्ट्रॉन्ग कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाती है, बट ये दो रिंग्स भी यूज करी जा सकती हैं। ओके, डन विद रिंग्स, क्लियर। अभी वायर का, स्ट्रेट वायर का देखें। सो स्ट्रेट वायर के लिए भी ये सेम डेरिवेशन वगैरह कर सकते हैं। अगेन जैसे कि गॉस लॉ था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, गॉस लॉ ऑफ कैलकुलेशन इजी करा देता था, यहाँ पे एम्पियर्स लॉ है। सो देयर इज आल्सो गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, बट वो कैलकुलेशंस में हेल्प नहीं करता, उससे एक दूसरा फैक्ट पता चल जाएगा। यहाँ पे हम लोग एम्पियर्स सर्किटल लॉ देख रहे हैं। सो गॉस लॉ जो था वो गॉसियन सरफेस बनाते थे, उसमें सरफेस वाला लॉ था। यहाँ पे सर्किटल है तो लूप्स बनेंगे, तो यहाँ पे लाइंस होने वाले हैं। सो ये डिफरेंट करंट्स हैं, इनकी डायरेक्शंस हम लोग कोई भी पॉजिटिव कोई भी नेगेटिव ले सकते हैं। यहाँ पे कोई कन्वेंशन नहीं है कि ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव लो है, नीचे जा रहा है तो पॉजिटिव लो, तुम लोग कोई भी डिसाइड कर सकते हो, उसके ऑपोजिट वाला नेगेटिव डिसाइड करना है। इन सब की वजह से इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, एक एम्पियर्स लूप बनाएंगे। गॉसियन सरफेस होता था, ये एक एम्पियर्स लूप है, एम्पीरियल लूप। ये लूप के ऊपर कोई करंट नहीं होना चाहिए। इस लूप में, इस लूप का लाइन इंटीग्रल अभी जहां पे एप्सिलॉन नॉट है उसको उल्टा म्यू नॉट, तो वो होता था क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इधर म्यू नॉट ऊपर ही होने वाला है, म्यू नॉट सिग्मा i, ठीक है। तो द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज्ड पाथ, इसका मतलब एक क्लोज्ड लूप है। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इंक्लूडेड इन द लूप, मतलब यहां पे होगा I1 माइनस I2 या I2 माइनस I1, जो भी वो डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगेन इस लूप के अंदर कौन से करंट्स लेने हैं, इस इक्वेशन में कौन से करंट्स लेने हैं, जो लूप के अंदर है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, पूरे की टोटल मैग्नेटिक फील्ड, इनकी वजह से भी मिलेगी, क्योंकि अगर तुम ये भी इंक्लूड करते हो तो तुमको लूप की लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। सो ये L अगर यहाँ पे डिवीजन में लगेगा, सो I by L रेशियो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। तो द मैग्नेटिक फील्ड obtained here is the total magnetic field due to all the currents. On the right side, sigma I, sum of the currents is those included inside the loop. Okay? So ये यूज करके एक स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। So ये एक स्ट्रेट वायर, मैं मोटी बना रहा हूँ, इनसाइड आउटसाइड दोनों करते हैं। इसमें करंट जा रहा है I, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है आउटसाइड पॉइंट बी पे, लूप लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी B इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाय 2 पाई r, ये डिस्टेंस अगर r हो, म्यू नॉट I बाय 2 पाई r। देखो स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड कर्ल्ड होगी, स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड कर्ल्ड होगी, तो स्ट्रेट वायर में पाई आएगा, रिंग के फॉर्मूला में नीचे पाई नहीं होता, स्ट्रेट वायर में पाई होता है। अच्छा, ओवरऑल पाई चला जाने वाला है, क्यों, क्योंकि म्यू नॉट की ही वैल्यू है 4 पाई into 10 to -7, सो पाई निकल जाने वाला है। सो स्ट्रेट वायर में अल्टीमेटली पाई नहीं होने वाला है, और रिंग के फॉर्मूला में पाई होने वाला है, ठीक है। चलो, ये आउटसाइड के लिए। अगर इनसाइड कोई जगह हो, जैसे ये इसका एक्सिस है, ये इसकी सेंट्रल लाइन है वायर की, और यहाँ पे इनसाइड एक पॉइंट है, इसका रेडियस है मान लो
स्मॉल आर तो रेडियस ए लेते हैं, ये डिस्टेंस स्मॉल आर। अगर इनसाइड चाहिए तो अगेन मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं, म्यू नॉट। अच्छा, इसके अंदर करंट कितना कम होने वाला है? आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। ये करंट का रेशियो है इसका, ये अपन एरिया कंपेयर करके निकाल सकते हैं, डिवाइडेड बाय इसका एरिया, इसकी लेंथ सॉरी 2/r। तो एक आर आ जाएगा और इधर बचेगा म्यू नॉट आर बाय 2/r स्क्वायर। ओके, ठीक है। ये इनसाइड अ करंट कैरिंग वायर का फॉर्मूला है। तो सेंटर पे कितना होने वाला है? सेंटर पे होने वाला है कुछ नहीं, कुछ नहीं। सेंटर पे वाला 0, ये बढ़ते जाएगा, इनसाइड आर बढ़ते जाएगा, बी बढ़ते जाएगा, स्ट्रेट लाइन। कब तक बढ़ेगा? सरफेस तक बढ़ेगा। R equals to R, the magnetic field directly proportional to distance है। R equals to A, और बाहर म्यू नॉट I by 2/r, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1, तो डिक्रीज होते जाएगा। मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लेने वाली है वायर के सरफेस पे। ओके, ये वायर का हुआ। सॉलोनॉइड, सॉलोनॉइड क्या होता है? वायर के लपेटे। कैसे कैसे बोलेंगे सॉलोनॉइड को? देखो, सॉलोनॉइड में जो वायर्स हैं वो होते हैं क्लोजली वूंड। ये वायर्स एक दूसरे में करंट ट्रांसफर नहीं करनी चाहिए, सो वो होती हैं इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। इंसुलेटर नहीं होती, वायर कंडक्टिंग होती है पर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो क्लोजली वुंड इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर्स कंस्टिट्यूट अ सॉलोनॉइड। बहुत पैक करके एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं करें उस तरीके से, तो उसके लिए उनके ऊपर एक प्लास्टिक का लेयर चढ़ाया हो जाता है, पर वायर्स कंडक्टिंग होती है। सो क्लोजली वुंड इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर्स कंस्टिट्यूट अ सॉलोनॉइड। ओके, अगर से टच करवा दिया तो शॉर्ट हो जाएगा ना, तो क्या होगा? वैसे टच हो जाती है तो गर्म हो जाती है, जल जाता है वहां पे। देखो, मैंने स्टोरी बताया था ना सॉलोनॉइड का, मैंने इसके अंदर डाल दिया था तो वो ऐसे ही हुआ था, तो फिर वो गर्म होकर धुआं निकल जाएगा, तो प्लास्टिक पिघल गया, ठीक है। तो वो तो फिर टका हो गया। सो अगेन इसमें भी करंट का डायरेक्शन देखो, यहाँ पे करंट कर्ल है, तो अगर करंट का डायरेक्शन तुमको फिंगर्स राइट हैंड के कर्ल से निकालना है ऐसे। अगर ऐसे जा रही है वायर तो ये नॉर्थ पोल है, अब ये बहुत ज्यादा बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, तो यहाँ पे अंदर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है हमको। तो क्या करें, फिर लूप वगैरह बनाते हैं, ए बी सी डी। अभी अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोज है एक दूसरे के। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी क्लोज मतलब उतनी स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, ये बात मैग्नेटिक फील्ड लाइन की थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर लेते हैं। सो क्लोजली स्पेस्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग बी डेंस लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ब्रेक्स नहीं हो सकते, सो वो कंटिन्यूअस कर्व्स हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जैसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है। ऑलवेज इन क्लोज लूप्स। इनका ये नेचर, इनका क्लोज लूप नेचर गॉस लॉ दिखाता है, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। देखो, गॉस लॉ में क्या करना होता है, देखो गॉसियन सरफेस बना के उसको इंटीग्रेट करना होता है। सो गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या बोलता है?
Q enclosed upon upstream. क्या है ये? मतलब कितना बी डॉट ई मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स होता है Q Q by बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे मैग्नेटिज्म में फ्लक्स होएगा Q के बदले क्या आएगा? आइडियल by mu. बाय म्यू नॉट, आइडियल बाय Q उसका नहीं म्यू नॉट, म्यू नॉट सिग्मा आइडियल। इसके लिए फ्लक्स ये हो सकता है, ये बी डॉट डी है, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी है, ठीक है। और ये होता है जीरो, मतलब ही नहीं फॉर्मूला का। सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, मतलब अगर ये करते हैं तो आंसर जीरो निकलेगा। ऐसा क्यों? देखो कहीं से भी ये ले लो, एक मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, ये मैं मैग्नेटिक फील्ड बनाइए, ओके। अब ये एक सरफेस ले लो, सरफेस कहां बना सकते हैं? इसके अंदर बना सकते हैं, या इसके थ्रू पास होता हुआ भी बना सकते हैं, बराबर। दो इसके अंदर तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड दिख नहीं रही, तो अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है, तो V डॉट dl भी जीरो होगा। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, तो देखो तो यहां से एंटर हो रही है, यहां से एग्जिट हो रही है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? नेट करंट डेरिवेटिव कितना होगा इसमें? जीरो होगा। एक को देखो अपन को पॉजिटिव लेना होता है, एक को नेगेटिव लेना होता है, तो अगर एंट्री को पॉजिटिव ले रहे हो तो इसको नेगेटिव लो, तो ये होगा आइडियल माइनस आइडियल, आइडियल माइनस आइडियल जीरो। तो ये दिखाता है आइडियल माइनस आइडियल नहीं, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है, ये आइडियल नहीं, करंट नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप्स नहीं होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम गॉस लॉ लगाते हैं तो अंदर चार्ज होता है तो ही फ्लक्स होता है, वरना जीरो होता है। अंदर चार्ज होगा तो ही फ्लक्स होगा, मतलब चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बिगिनिंग है। अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, और अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है। तो इसलिए फ्लक्स की वैल्यू कुछ तो निकलती है। मैग्नेटिक फील्ड में जितने नंबर ऑफ लाइंस एंटर हुए उतने ही एग्जिट भी करने वाले हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जीरो होने वाला है। मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होना, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, ये बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप्स में होती है। ये बताता है कि हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल साथ में ही होते हैं, चार्जेस जैसा नहीं है। दिस इज वन डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिक, ठीक है। और फिर नेक्स्ट, इवन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रैवल विथ स्पीड ऑफ लाइट। मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड होती है कि यहां पे एक सडनली अपन के पास एक हेलमोल्ट्ज कॉइल है सपोज, यह एक कॉइल ही है, और इस कॉइल की वजह से अपन को 3 लाख किलोमीटर दूर देखना है क्या होता है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो ऑन करते ही उधर मैग्नेटिक फील्ड इसकी प्रोड्यूस नहीं हो सकती, 1 सेकंड लगता है। इसको ऑन करके 1 सेकंड बाद, क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, सो इसको ऑन करके 1 सेकंड बाद उधर मैग्नेटिक फील्ड होगी। सो मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इंस्टेंटेनियस, मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल्स विथ द स्पीड ऑफ लाइट। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर ऑपोजिट डायरेक्शंस में हो तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो अगर कहीं पे ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज ये नॉर्थ पोल है और यहाँ पे भी नॉर्थ पोल है, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है तो एक दूसरे को रिपेल करके ऐसे हो जाएंगी, और ऐसे करके फिर पैरेलल हो जाएंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन रिपेल ईच अदर। Magnetic field lines going parallel to each other attract each other, but they don't intersect. So close आते रहेंगे और उनके close आने का रेट स्लो होता रहेगा, कम होता रहेगा, but कभी भी वो intersect नहीं करने वाले हैं। So parallel lines attract each other. चलो ठीक है, बस इतनी प्रॉपर्टीज काफी है फिलहाल के लिए। कंटिन्यू करते हैं सॉलिनॉइड के लिए। तो ये एक लूप बना दिया है, एम्पियर्स लूप है ये। अभी यहां पे अपन देखें डॉट प्रोडक्ट है, तो
तो यहाँ पे तो एंगल 90, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और लूप ऐसे, तो ये जीरो हो जाएगा, फिर इसका भी जीरो हो जाएगा। ये तो बाहर है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, बाहर मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत दूर दूर चले जाती है बाहर, सो वेरी वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो जो भी मिलेगा ये एडी पाथ पे ही मिलेगा, और एडी पाथ पे करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सॉलिनॉइड मिलती है अपने को म्यू नॉट एन आई बाय एल, नंबर पर यूनिट लेंथ, सो इसको म्यू नॉट एन आई बोलते हैं। सो स्मॉल एन इज नंबर पर यूनिट लेंथ। ओके, ये जो एन आई है, ये देखो ये एन आई क्या हुआ, टोटल करंट, टोटल करंट पर यूनिट लेंथ को एच लिखते हैं, टोटल करंट पर यूनिट लेंथ को एच लिखते हैं। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी इज दिस म्यू नॉट एच, दिस इज टोटल करंट पर यूनिट लेंथ। ओके, अब देखो एम्पियर्स लॉ जो मिला, एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट सिग्मा आई। ओके, therefore so मैं b के बदले लिख सकता हूं ये म्यू नॉट एच, so therefore म्यू नॉट एच डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट सिग्मा आई। म्यू नॉट गया दोनों जगह से, बचेगा क्या, एच डॉट डी एल इक्वल्स टू सिर्फ सिग्मा। ये जो एच डॉट डी एल है इसको बोलते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो क्या था, नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ एच मतलब मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटोमोटिव फोर्स। So magnetomotive force is what? Sigma I. So the total value of current passing through an Amperian loop is magnetomotive force. Okay, clear? चलो, ये सोलेनॉइड के लिए हुआ। टॉरॉइड देख लेते हैं फटाफट। टॉरॉइड कैसे बनेगा?